दिनों से बाजार बिकवाली की मार झेल रहा है। घरेलू सेंटिमेंट में सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय रीजन हैं जिनकी वजह से बाजार पर दबाव बना हुआ है। अब बाजार के लिए अगला ट्रिगर आने वाली दूसरी तिमाही के नतीजे ही होंगे। इसी हफ्ते 10 तारीख को इन्फोसिस के नतीजों के साथ रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी हो जाएगी। तो देरी से आए मॉनसून से किन कंपनियों को फायदा होगा, रुपए की कमजोरी का क्या असर देखने को मिलेगा, नतीजों से पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर है हमारा खास शो कैसे रहेंगे Q2 नतीजे। और इस शो में हमारे साथ हैं एडलवाइस फाइनेंशियल्स के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल महेश्वरी और एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर PMS P फणिशेखर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो IT स्पेस पर ही लेते हैं। निश्चल, आपको क्या लग रहा है इस बार IT स्पेस के लिए क्या चैलेंजेस होने वाले हैं और क्या आपको लगता है आउट परफॉर्म करेगा IT स्पेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? देखिए, जहाँ तक इसका सवाल है आउट परफॉर्मेंस कि रुपये का जो एक का साइड और ये सब इम्पैक्ट आना शुरू, इसके लिए मुझे आउट आए 3 से लेके 4.5 बहुत है Q1Q की वेरियस कंपनीज हैं हमारे। जी निश्चल, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फणिशेखर से बात करते हैं। फणी, आपको क्या लगता है ओवरऑल किस तरह का परफॉर्मेंस देख सकता है सेंसेक्स कंपनियों में? हमें याद है पिछला जो Q1 था वो काफी अच्छा था, हमने काफी दिनों बाद डबल डिजिट ग्रोथ देखी ओवरऑल कंपनियों के रेवेन्यू ग्रोथ में। इस बार क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस निकल कर आ सकता है? देखिए, करीब करीब Q1 जैसा ही परफॉर्मेंस होगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है डाउनवर्ड बायस हो। तो जहां पे डबल डिजिट ग्रोथ लास्ट टाइम हमने सेल्स में देखी थी, वहां पे इस बार शायद 8% के आसपास ग्रोथ हो। और मुनाफे में जो मुझे लगता है वो करीब 11% के आसपास हम सेंसेक्स कंपनियों के लिए मुनाफे में ग्रोथ दर्ज कर सकते हैं। दिस इज ये ऑयल एंड गैस इंक्लूड करके। अगर आप ऑयल एंड गैस को निकाल देते हैं, क्योंकि वहां मुझे लगता है कि नतीजे खराब आएंगे, अगर आप ऑयल एंड गैस पैक को निकाल देते हैं तो मुझे लगता है कि करीब 16% तक आप मुनाफे में ग्रोथ देखेंगे इस बार। ओके निश्चल, आपका क्या व्यू है ओवरऑल सेंसेक्स कंपनियों से, किस तरह के नतीजे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओवरऑल भी टॉप लाइन ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि रुपये का जो मैं आपको बता रहा था, रुपये का इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है। तो जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थी उनका टॉप लाइन का ग्रोथ अच्छा नहीं आएगा। तो हमारा जो कवरेज यूनिवर्स है उसका करीब ऑलमोस्ट अराउंड 80-85% ऑफ द निफ्टी का है विटेज। तो उसमें अराउंड 6.7% की ग्रोथ इस टॉप लाइन पे है। एंड दिस इज लार्जली बिकॉज के रुपये का इम्पैक्ट ये क्वार्टर में ख़त्म हो रहा है, डेप्रिशिएटेड रुपये का। तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। दूसरा, सॉफ्टर मॉनसून का जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर कुछ सेक्टर्स पे आने वाला है, पर ये दो इम्पैक्ट काफ़ी रहेंगे टॉप लाइन पे। ओके फणी, निश्चल से मैं IT स्पेस की बात कर रही थी। आपके व्यू में IT स्पेस किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाएगा? इन्फोसिस जल्द ही अपने नतीजे पेश करने वाला है, तो वहां पर इंतजार खत्म हो रहा है। इन्फोसिस से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि एक बड़ा डेवलपमेंट वहां पर हो चुका है, विशाल सिक्का के अंदर अब इन्फोसिस अपने नतीजे पेश करेगी। क्या नजरें रख रहे हैं आप? विशाल जी तो अभी एक क्वार्टर पहले ही आए हैं एक्चुअली, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए उनके आने से इमीडिएटली। जहाँ तक हमारा Q1Q इम्पैक्ट इन्फोसिस के लिए वो कुछ 3% का ग्रोथ हमारा है। और टॉप लाइन टॉप ऑफ दी रंग कंपनी TCS के लिए हमारा कुछ 4.4% का ग्रोथ है Q1Q बेसिस पे। ओके एबिटा मार्जिन्स की बात करें, आप दोनों ही कह रहे हैं पिछले Q1 के कंपैरिजन में सेल्स में कुछ उतनी बेहतर ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। मार्जिन पिक्चर किस तरह की रह सकती है निश्चल? मार्जिन्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर रहेगा, पर बड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता था अगर कमोडिटी के प्राइसेस का जो ये क्वार्टर में अभी नीचे आना शुरू हो गए हैं, अगर उनका फुल इम्पैक्ट मिलता था तो मार्जिन्स और भी अच्छे इंप्रूव होते थे। लेकिन उसका इम्पैक्ट फुली नहीं आया है लास्ट क्वार्टर में। तो इसके लिए मार्जिन्स थोड़ा सुधार तो होगा मार्जिन्स में, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ जो हम देख रहे हैं करीब 15 to 16% की अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द ईयर दिख रहे हैं।
ओके फनी, आप कहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतरीन कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो बेहतरीन परफॉर्मेंस लेकर आएंगे? देखिए, अगर आप सेल्स की बात करें तो मुझे लगता है ऑटो कंपनियां जो है करीब 13% तक का ग्रोथ लेके आ सकती हैं सेल्स में। वहीं पे जो कंज्यूमर्स हैं, जो एफएमसीजी पैक है, वो करीब 13% तक ग्रो कर सकता है। फार्मा पैक अच्छा कर सकता है, उसका एक्सपोजर है डिप्रिशिएटिंग रूपी को। वहीं पे आईटी मुझे लगता है कि करीब 10 से 11% तक का आपको जो है टॉप लाइन ग्रोथ कम से कम दिखा सकता है। टेलीकॉम करीब 7 से 8% दिखा सकता है। तो ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जो ओवरऑल एवरेज के बराबर या एवरेज के ऊपर ग्रो करेंगी। ओके निश्चल, आपके व्यू में कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे? क्या आप भी फनी के जैसे ही लिस्ट है आपके पास, या फिर आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है बेटर परफॉर्म करेगा? सीमेंट और ऑटो हैं, ये दो सेक्टर्स हैं बेसिकली जो जिनका परफॉर्मेंस वुड बी बेटर देन द अदर सेक्टर्स। वेयर इज दी टू सेक्टर्स विच वी बिलीव बिकॉज ऑफ द डेप्रिशिएटेड रुपी का इम्पैक्ट खत्म हो गया है, तो आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर हैं जहां पे मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन से बिलो ग्रोथ आएगी। निश्चल, बैंकिंग एक ऐसा स्पेस जहां पर एक क्लियर डिफरेंशिएशन निकल कर आया है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वहीं सरकारी बैंक्स एनपीए के मामले में काफी ज्यादा प्रेशर में रहे हैं। क्या वो तस्वीर इस क्वार्टर में कुछ बदलेगी? मुझे नहीं लगता है कि कोई खास चेंज आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल स्टिल आउट परफॉर्म दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और उसका रीज़न क्या नाम है, आउटलुक ऑन असेट क्वालिटी रहने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास चेंज आएगा। जहाँ तक ग्रोथ की बात है तो वो फ्लैटिश ग्रोथ रहेगी बैंक्स की। आपने देखा ही होगा कि क्रेडिट ग्रोथ खास नहीं आ रही है, 10 से 12% की क्रेडिट ग्रोथ है, तो बैंकिंग आउटलुक काफ़ी फ्लैटिश है ये क्वार्टर में। ओके लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन फनी का भी व्यू लेंगे बैंकिंग स्पेस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश Q2 नतीजे। आज कल सीजन शुरू हो चुका है, कैसे रहने वाले हैं ये नतीजे और कैसी होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ तो हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं, एडलवाइस फाइनेंशियल्स के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल महेश्वरी और एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर PMSP फनी शेखर। फनी, आपसे सवाल ये पूछना चाहती थी, बैंकिंग स्पेस पर हम बात कर रहे थे और निश्चल को लगता है कि तस्वीर ज्यादा बदलने नहीं वाली, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस बेटर परफॉर्म करेगा और शायद सरकारी बैंक की तरफ से उतना खास परफॉर्मेंस ना देखने को मिले। लेकिन एक सवाल यह है कि इस क्वार्टर में हमने देखा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कोल ब्लॉक डी एलोकेशन से। तो आपको लगता है क्या बैंक्स पर प्रेशर होगा अपना प्रोविजनिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि शायद उनके ऊपर आगे और भी ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे बिकॉज ऑफ द कोल ब्लॉक डी एलोकेशन? जी बिल्कुल, और इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इस क्षेत्र में जो है कोल ब्लॉक का जो एक्सपोजर है वो मेनली पावर कंपनीज का है और स्टील कंपनीज का है, और इन दोनों सेक्टर्स को मिला के करीब 50% जो है बैंक का जो है क्रेडिट एक्सपोजर होता है। तो इन दोनों अब जो है बहुत सारी कंपनियां, ऑलमोस्ट एंटायर सेक्टर जो है पावर और स्टील में पिछले 3 सालों से बीमारू हालत में है। ऐसे में जो है जब रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टी लगी है तो बहुत सी छोटी और मझोली कंपनियां शायद इस पेनल्टी को पे करते ही उनकी हालत और खराब हो जाए। तो एक पहला जो फेज आएगा एनपीए रिकॉग्निशन का, वो मेरे ख्याल इन कंपनियों के पेनल्टी न पे करने की हालत में आएगा, जिससे कि ये जो एसेट्स हैं और जो है सबस्टैंडर्ड हैं हो जाएंगे। जो दूसरा फेज आएगा, मेरे ख्याल ये जो एनपीए रिकॉग्निशन है ये 2 या 3 क्वार्टर चलेगा कम से कम। दूसरा फेज वो आएगा जबकि कंपनियां अपनी कोल ब्लॉक वापस शायद जीत ना पाए, तो उस समय पे जो है एक नया राउंड ऑफ एनपीए रिकॉग्निशन आ सकता है, क्योंकि इनकी जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं वो हर्ट हो सकती हैं महंगा कोयला खरीद के। तो तमाम मुझे लगता है फेजेस में जो है बैंक्स रिकॉग्नाइज करेंगे, एक साथ नहीं आएगा। इस क्वार्टर में शुरुआत होगी, कम होगी, बहुत सारी बैंक्स आश्वासन देंगी कि हालत बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप पाएंगे कि तीसरी तिमाही में और चौथी तिमाही में ये एनपीए रिकॉग्निशन कोल ब्लॉक डी एलोकेशन को लेकर के धीरे धीरे उसका मोमेंटम बढ़ेगा। ओके तो स्टैगर्ड इफेक्ट आ सकता है वहां पर। लेकिन निश्चल, अगर हम बात करें मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर की, वहां पर
काफी ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, अभी तक उसने परफॉर्म करना शुरू नहीं किया है, और अभी जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि चाइना शायद और इंडिया को एक्सपोर्ट करे, तो ऐसे में आपको लगता है मेटल और माइनिंग स्पेस में कहीं कुछ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है? आपको लगता है वहां पर कुछ सरप्राइज पॉजिटिव आ सकता है? एंड माइनिंग में अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, एंड उसका एक ही प्रॉब्लम है कि ग्लोबल डिमांड काफ़ी ख़राब है। कल आईएमएफ ने नंबर्स कट किए हैं, 14 का नंबर उन्होंने 3.7 से 3.3 कर दिया है वर्ल्ड ग्रोथ के लिए, और बिलो 3 अगर आईएमएफ का नंबर चला जाता है तो वर्ल्ड रिसेशन में होता है उस समय, तो बहुत क्लोज टू रिसेशन है। नेक्स्ट ईयर का भी नंबर उन्होंने 3.9 से 3.8 किया है अभी, पर वो जैसे जैसे विजिबिलिटी उनकी इंप्रूव होगी पॉसिबल है कि वहाँ पे ख़राब होगा। और दूसरा आप चीज़ देखिए, यूएस जो अच्छा ग्रोथ दिखा रहा था अभी तक, वहाँ पर यूएस 10 ईयर यील्ड्स अभी नीचे न्यू लो हिट कर रही हैं, तो उसमें भी क्लियर विजिबिलिटी यही दिखती है कि वहाँ पर भी ग्रोथ का एक चैलेंज है। तो जब ये सब ग्रोथ के चैलेंजेस हैं तो मुझे लगता नहीं है कि मेटल्स में और माइनिंग सेक्टर में कोई जल्दी रिकवरी होगी। पनी, आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल अंडर परफॉर्म करेंगे, वहां पर नतीजों पर दबाव संभव है। अगर देखें तो इन स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है ऑन द बैक ऑफ क्रूड प्राइसेस डिक्लाइन, तो क्या कच्चे तेल में जो कमी आई है और क्या उसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा इन कंपनियों को? देखिए, कच्चे तेल में जो कमी आई है उसका पूरा फायदा इनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो कमी है पिछले सितंबर 15 के बाद जो है ये ज्यादा तेजी से कमी आई है। तो लेकिन साथ ही साथ जो है रुपया भी कमजोर हुआ है, और इन्वेंट्री के कारण भी जो है मुझे लगता है पूरा इनको फायदा नहीं मिल पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इस बार भली भांति पॉसिबल है कि सरकार इनको बिल्कुल कोई कॉम्पनसेशन ना दे अंडर रिकवरी के लिए, तो जिसके चलते आप मुनाफे में जो है बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखेंगे, या लॉसेस ही शायद बहुत हद तक संभव है कि लॉसेस ही ये पोस्ट करें, क्योंकि पिछला हमने सालों का ट्रेंड देखा है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सरकार इनको जो है अंडर रिकवरीज के लिए कॉम्पनसेट करती है, पहले नहीं। और खासकर ऐसे टाइम पे जबकि एक ओवरऑल हालात इनके लिए पॉजिटिव है, मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई भी अर्जेंसी या कोई भी पर्पस दिखाएगी इनको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो यही कारण है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे नतीजे खराब आ सकते हैं। एक और स्पेस जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा, स्पेशली आफ्टर इलेक्शन एंड बिफोर इलेक्शन ऑल्सो, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड स्पेस, निश्चल इन दोनों ही स्पेस ने एक अच्छा रन अप देखा, उसके बाद कूलिंग ऑफ भी हो गया। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऑब्वियसली ये लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ज्यादा समय लगता है इनको कुछ रिजल्ट दिखाने में, लेकिन आपको कुछ उम्मीद है यहाँ पर? बस्ट वैल्यूएशन जहां तक कि इंफ्रा स्पेस के हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब इन कंपनीज को नंबर्स दिखाने पड़ेंगे, नंबर नहीं भी दिखाएंगे तो कम से कम ऑर्डर बुक दिखानी पड़ेगी फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट गोइंग अहेड। तो इनके दो लेग हैं, या तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक दिखाएं या कि डीलेवरेजिंग करते हुए दिखाएं। ये जो भी कंपनी इन दोनों में से या तो दोनों लेग्स पे खड़ी है या एक लेग पे खड़ी है, तो वो कंपनी में आप देखेंगे कि फर्दर रन अप होता रहेगा। नहीं तो वापस वही क्वेश्चंस फिर उठने लगेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में रिकवरी होते होते टाइम लगेगा, और उसके लिए स्टॉक्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है फुली। ओके, फनी, एक क्विक सवाल यहाँ पर, आप एफएमसीजी की बात कर रहे थे, क्या उम्मीद करें इस बार फायदे में रहेगी एफएमसीजी कंपनियां? देखिए, एफएमसीजी कंपनियों को भी इस तिमाही में शायद उतना फायदा ना मिले, क्योंकि ये बात जरूर है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो नीचे जा रही है, उसके साथ इन जनरल भी जो क्रूड बेस्ड कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी नीचे जा रही हैं। लेकिन चूंकि कंपनियां इन्वेंट्री लेकर चलती हैं, तो मुझे लगता है कि इसका आपको सब ज्यादा बड़ा फायदा तीसरी तिमाही में मिलेगा, न कि दूसरी तिमाही में। ओके, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे भी Q2 पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप
देख रहे हैं हमारी खास पेशकश Q2 नतीजे कैसे रहने वाले हैं। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट मौजूद हैं। फनी, आपसे माफ कीजिएगा, निश्चल आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगे। रियल एस्टेट, उम्मीद ये है कि शायद कुछ यहाँ पर सेल्स में बिक्री आती हुई दिखाई दे। बहुत बुरा टाइम देख लिया रियल एस्टेट में जब बिक्री ही होनी मुश्किल हो रही थी। आपको लगता है इस क्वार्टर में कुछ नतीजे दिखाई देंगे जहां पर शायद सेल्स में कुछ इंप्रूवमेंट आई हो? कि रियल एस्टेट क्या है कि ये एरियाज के हिसाब से होता है। तो अभी जो रिसेंट 2 दिन पहले MCHI का एग्जीबिशन था, वहाँ पे क्लियर था कि महाराष्ट्र में और मुंबई में खास कुछ नहीं हो रहा है। तो इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन क्योंकि प्राइसेस हायर हैं और इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आए हैं, तो कुछ खास सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही थी। साउथ में ज़रूर जहाँ पर कि IT का बोलबाला है, तो बेंगलोर चेन्नई मार्केट काफ़ी ठीक कर रहे हैं। नॉर्थ में भी बुरा हाल है। तो दिल्ली में भी हम लोगों का जो अभी रिसेंट सर्वे हुआ है, दिल्ली में भी NCR दिल्ली रीजन, वहाँ पर भी कुछ पिकअप नहीं है। तो साउथ का मार्केट ठीक हो गया है, लेकिन नॉर्थ और वेस्ट का मार्केट अभी भी खराब है। निश्चल और फनी, आप दोनों ऑटो स्पेस पर कह रहे हैं कि वहां पे नतीजे आएंगे, लेकिन आप निश्चल, पहले आपसे सवाल, क्या कमर्शियल व्हीकल्स की हालत कुछ सुधरेगी? क्या वहां पर भी रिजल्ट्स बेटर आने वाले हैं? क्योंकि उस स्पेस में ज्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं अभी फिलहाल। लास्ट क्वार्टर में तो चेंज नहीं आएंगे, लेकिन जहां नंबर देख रहे हैं हम अभी ऑटो सेल्स के, MHCV सेल्स के, ये महीने से नंबर ठीक होना इम्प्रूव हो गए हैं। तो उसका इफेक्ट तो नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा। लास्ट क्वार्टर में मुझे लगता नहीं कोई नंबर्स में खास चेंज होगा। फनी, 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स दोनों में से ज्यादा बेटर कौन परफॉर्म करने वाला है? नंबर 2 व्हीलर्स के ज़्यादा बेहतर आएंगे 4 व्हीलर्स के मुकाबले, और वो हमको सेल्स में भी क्लियर दिख रहा है वो ट्रेंड। और मार्जिन भी जो है, मुझे लगता है कि 2 व्हीलर कंपनियां ज़्यादा बेहतर होंगी अपना मार्जिन प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि वहाँ जैसी कंपनियां हैं बजाज ऑटो जैसी, उनका काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट एक्सपोजर है, वो जो बड़ा हेल्प करेंगी उनको। निश्चल, ऐसे में अब जब Q2 नतीजे एकदम सामने हैं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कंपनियां होंगी जो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी और आप कहेंगे कि Q2 नतीजों के पहले वहां पर पोजीशन लेनी चाहिए? देखिए, मेरा व्यू ये है कि जहाँ पे भी विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का स्ट्रॉन्ग है, वही कंपनी में अब पोजीशन लेनी चाहिए। इन एक्सपेक्टेशन अभी पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही ग्राउंड पे चेंज होना शुरू होगा तो इन एक्सपेक्टेशन वो नंबर्स लिए जा सकते हैं, जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, उन सब में है। वो अभी थोड़ा दूर है उनके लिए लेने के लिए। तो जहाँ पर भी विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग, वो चाहे FMCG में, IT में है, सीमेंट में, ऑटो में है, यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो सीमेंट में आपको क्या लगता है कौन सी, आप पहले भी कह रहे थे सीमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सी कंपनियां हैं? क्या लार्ज कैप्स के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर मिड कैप्स पर भी नजरें रहेगी? सीमेंट में नॉर्थ वेस्ट कंपनीज आई थिंक आपको फोकस करनी चाहिए। साउथ में तो अभी भी हालत ख़राब है। नॉर्थ में चाहे वो श्री सीमेंट है, JK लक्ष्मी है, टू एन एक्सटेंट ओरिएंट सीमेंट है, ये 3-4 कंपनियां देखी जा सकती हैं। ओके, फनी, आपके व्यू में कौन सी कंपनियां ऐसी होंगी जिन पर नजरें रखनी चाहिए, जहां पर आप बेटर परफॉर्मेंस देखेंगे इस बार? देखिए, इतने बड़े यूनिवर्स में तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन जनरली जिन सेक्टर्स पे बात हुई है, जैसे ऑटो में, ऑटो एंसिलरी स्पेस में या IT में, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं, या फार्मा है, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि आपको जो है बेहतर नतीजे मिलेंगे। इवन बैंक्स के अंदर भी मुझे लगता है कि NBFCs जो होंगी, उसमें से भी खासकर जो हाउसिंग फाइनेंस NBFCs होंगी, वहाँ पे जो है इंक्रीमेंटली बेटर नतीजे आएंगे। बट आपको क्या लग रहा है इस वक्त कन्विंसिंग बाइज कहां पर है? कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको पसंद है फिलहाल? एक आध नाम तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मोटर सुमी, आशा मोटर्स, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, लेकिन फिर भी आपको लगता है आगे बेटर परफॉर्म करेगा? यहाँ पे नंबर अच्छे आएंगे। देखिए, नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन वैल्यूएशन चूंकि ऑलरेडी हाई है, तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर ना बने। हमारी पसंद अभी भी जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जहाँ पे कि स्टॉक्स सच एज इंडिया बुल्स हाउसिंग या LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है मुझे अभी भी पसंद है, और मैं रिकमेंड करूंगा इन्वेस्टर्स को। ओके, फनी, सॉरी निश्चल, आपकी तरफ से कोई ऐसे कन्विंसिंग बाइज इस वक्त जो भी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है?
वैल्यूएशन वाइज आई थिंक डिस्क्रिशनरी परचेज में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिशनरी परचेज में हाउसिंग फाइनेंस में दीवान हाउसिंग है, कॉक्स एंड किंग है जो एक टूरिज्म सेक्टर में है। ये कुछ स्टॉक्स हैं बेसिकली जो अच्छे लगते हैं। ओके, निश्चल एंड फनी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ऑलमोस्ट इन टैंडम दोनों के व्यूज ऑलमोस्ट एक जैसे, ऑटो स्पेस से बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एफएमसीजी चुनिंदा स्पेस में अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आ सकता है, लेकिन ये बात जरूर है कि निश्चल मानते हैं कि इस वक्त पोजीशन लेने से अच्छा जो ऑलरेडी परफॉर्म कर देगा, जो परफॉर्मेंस निकल कर आ जाएगी वहां पर पैसे निकाले चाहिए, पहले बेट नहीं करने की सलाह वो दे रहे हैं। फिलहाल लेते हैं यहाँ पर आपसे इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।